जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार हिस्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूपी SSSC पेट संबंधित मॉक टेस्ट कराएंगे। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। यहाँ पे दोस्तों 30 क्वेश्चन कराएंगे और दोस्तों लास्ट में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 30 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारा ये है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो यह है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों कितने काल में विभक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 4 में विभक्त किया। 4 दोस्तों भाई हमारे कौन कौन से जाते हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों पहला हमारा क्या हो जाएगा? आदिकाल। पहला आदिकाल हो जाएगा। इसकी अगर समय सीमा की बात करते हैं तो समय सीमा इसकी हो जाएगी 1050 से दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1375 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी की अगर बात करते हैं तो भाई दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? भक्ति काल। भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल की अगर समय सीमा की बात करते हैं तो समय सीमा किसकी इसकी कितनी हो जाती है? 1375 से दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1375 से 1700। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरी की बात करते हैं दोस्तों भाई हमारा क्या जाता है? रीतिकाल। रीतिकाल हो जाएगा। रीतिकाल की अगर समय सीमा की बात करते हैं तो रीतिकाल की समय सीमा दोस्तों कितनी हो जाती है? 1700 से 1900 तक। 1700 से 1900 तक हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारा चौथा कौन सा हो जाता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल हो जाता है। आधुनिक काल की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आधुनिक काल की हमारी समय सीमा कितनी रहती है? 1900 से दोस्तों अब तक 1900 से अब तक हमारा क्या चल रहा है? आधुनिक काल। तो दोस्तों कितनी रहती है? 4। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किन का उच्चारण तालु से है? ऑप्शन नंबर ए पावर्ग, ऑप्शन नंबर बी टावर्ग, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा? चावर्ग। ऑप्शन नंबर 4 सा और हा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके? तालु से। उच्चारण स्थान क्या? तालु किसका है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो चावर्ग है, सा और चावर्ग, ये दोस्तों हमारा किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चावर्ग हो जाएगा किससे? तालु से। बात करते हैं क्वेश्चन आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं सा और हा। इनके अगर दोस्तों उच्चारण स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कैसे जाते हैं? ये हमारे सभी के सभी दोस्तों ऊष्म संघर्षी हैं। कैसे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। कैसे? ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। इन्हें दोस्तों जब हम बोलते हैं तो दोस्तों बहुत ही वायु बाहर निकलती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी। टावर्ग की बात करते हैं। टावर्ग दोस्तों हमारा किससे हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत हमारा टावर्ग आता है। पावर्ग की बात करते हैं। पावर्ग दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान कितना क्या हो जाएगा दोस्तों? ओष्ठ। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं रा जो है, रा हमारा ये हमारा कैसा है दोस्तों? लुंठित है। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? लुंठित। रा और ला ये दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, लुंठित है। और दोस्तों ला की बात करते हैं। ला जो है, ला हमारा कैसा है? पार्श्विक। ला हो जाता है हमारा दोस्तों पार्श्विक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो पहले जान लेते हैं किस काल में लिखा गया। ये दोस्तों हमारा आदिकाल में लिखा गया है। किसमें? आदिकाल में। इसके अगर रचयिता की बात करते हैं, रचनाकार कौन है दोस्तों भाई? कौन हो जाते हैं? वह हो जाते हैं हमारे चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी।
कौन हो जाते हैं दोस्तों, चंद्रवरदायी हो जाते हैं। तो ये हमारे आदिकाल के जगनिक हैं, ये भी आदिकाल के जगनिक की रचना की बात करते हैं तो इनकी होती परिमाल रासो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भक्तिकाल। तो भक्तिकाल के कवि दोस्तों कौन हो जाते हैं, सूरदास हो जाते हैं, अग्रदास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कबीरदास, रैदास, मलूकदास, ये भक्तिकाल के होते हैं। रीतिकाल की बात करते हैं कवियों की तो चिंतामणि हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो इनकी दोस्तों क्या होती है, रसविलास, सिंगार मंजरी, छंद विचार। और दोस्तों मतिराम जो है, मतिराम वो भी रीतिकाल के ही कवि हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आधुनिक काल के कवियों की तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, सुमित्रानंद पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये किसके हो जाते हैं, आधुनिक काल के कवि हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सृष्टि शब्द का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए प्रलय, ऑप्शन नंबर बी विनाश, ऑप्शन नंबर सी नाश, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों, सहरण। दोस्तों क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए दोस्तों, सृष्टि के अगर हम विलोम की बात करते हैं तो सृष्टि का विलोम हमारा क्या जाएगा दोस्तों, प्रलय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं विनाश। विनाश का दोस्तों हमारा अगर विनाश का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाश की अगर विलोम की बात करते हैं तो इसका क्या जाएगा दोस्तों, निर्माण, नाश करना और निर्माण करना। बात करते हैं इसकी क्या दोस्तों, सहरण, तो इसका विलोम क्या आ जाएगा, विखराव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए लिपि, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है दोस्तों, व्याकरण से जो है वह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, किससे, व्याकरण से। इतनी बात क्लियर हो गई। लिपि की बात करते हैं, लिपि दोस्तों कहते हैं किसे, लिखने की क्रिया को लिपि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर लिखित भाषा की बात करते हैं इसे ये दोस्तों क्या होता है, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करे तो उसे क्या कहेंगे, लिखित भाषा कहेंगे। मौखिक की बात करते हैं, जब कोई अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे तो उसे क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी गीतावली, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण गीतावली, ऑप्शन नंबर डी भक्तमाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सी दोस्तों, किसकी बात की जा रही है, रचना तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस ये भी दोस्तों तुलसीदास की हो जाती है, गीतावली ये भी तुलसीदास की हो जाती है, और श्री कृष्ण गीतावली ये भी दोस्तों तुलसीदास की हो जाती है। बात करते हैं भक्तमाल की बात करते हैं, ये दोस्तों किसकी रचना है, ये हो जाती है नावादास जी की रचना हो जाती है। किसकी दोस्तों, नावादास की। अगर दोस्तों तुलसीदास की अन्य रचनाओं की बात करते हैं, विनय पत्रिका हो गई, दोहावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, ये भी किसकी हो जाती है, तुलसीदास की हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग राइट आंसर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, नामवर सिंह की बात करते हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कब दोस्तों दिया गया था, 1971 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था दोस्तों, इन्हें दिया गया था कविता के नए प्रतिमान। इनकी एक रचना थी कविता के नए प्रतिमान, उसी के लिए इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, साहित्य अकादमी में अगर राशि की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों राशि कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम बार ये किसे दिया गया था दोस्तों, कब, प्रथम बार की बात करते हैं, प्रथम बार ये किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था।
किस रचना के लिए दिया था? इनकी एक रचना थी दोस्तों, क्या? हिम तरंगणी। कब दिया गया था दोस्तों? 1955 में दिया गया था। अगर स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी 1954 में। इतनी बात क्लियर। ये इसका हो जाता है दोस्तों स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष क्या है? 1954 और प्रथम बार दिया गया था 1955 में। किस रचना एक थी इनकी? हिम तरंगणी। इसी के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी से, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत से, ऑप्शन नंबर सी तमिल से, ऑप्शन नंबर डी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है दोस्तों? संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है हमारा क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं इसकी, तो ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये दोस्तों भारत का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी अगर बात करते हैं, प्रथम बार ये दोस्तों किसे दिया गया था? प्रथम बार की बात करते हैं, ये दोस्तों किसे दिया था? पंत जी को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था प्रथम बार। किस रचना के लिए? इनकी रचना थी दोस्तों एक चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और दोस्तों कब दिया गया था प्रथम बार? 1968 में दिया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर राशि की बात की जाए, राशि इसमें राशि कितनी दी जाती है? इसमें दोस्तों 11 लाख। कितनी? 11 लाख राशि दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। संविधान में दोस्तों हमारी कितनी भाषाएं शामिल है? दोस्तों 22। कितनी है? 22 भाषाएं शामिल है संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए एक इष्ट, ऑप्शन नंबर बी इष्ट, ऑप्शन नंबर 3 ष्ठ, ऑप्शन नंबर 4 षष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं कनिष्ठ में प्रत्यय की, तो प्रत्यय कनिष्ठ में दोस्तों क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इष्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कनु जो है, कनु जो ये हमारा दोस्तों क्या है? मूल शब्द है। और दोस्तों इष्ट की बात की जाए, इष्ट, ये जो इष्ट है, इष्ट ये हमारा क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। प्रत्यय। और दोस्तों ये हमारा क्या था? मूल शब्द। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं प्रत्यय कहते किसे? जो दोस्तों शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन अष्टशाप का कवि है? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी रसखान, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, अष्टशाप के कवियों की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूरदास जी हो जाते हैं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये दोस्तों 4 किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बात करते हैं दोस्तों विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। कुल दोस्तों अष्टशाप के कवि कितने थे? 8। तो दोस्तों विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, वह कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, नंददास, छति स्वामी और चतुर्भुज दास। ये किसके थे? विट्ठलनाथ दास के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य थे दोस्तों वल्लभाचार्य के। तो कुल कितने हो जाते हैं? 8। तभी दोस्तों इन्हें अष्टशाप के कवि कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी देवकी नंदन खत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? देवकी नंदन खत्री। ठीक है दोस्तों, भूतनाथ भी इन्हीं की थी रचना। कर्म क्षेत्र ये भी दोस्तों किसकी थी? देवकी नंदन खत्री की। धर्मवीर भारती की रचनाओं की बात करते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, मुर्दों का गांव, ये किसकी बात है? धर्मवीर भारती की। भगवती चरण वर्मा की रचनाओं की बात करते हैं, जो चित्रलेखा, पतन, सीधी सच्ची बातें,
ये दोस्तों किसकी जाती है, भगवती चरण वर्मा। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, अशोक के फूल, कल्पलता कुटज, ये किसकी जाती है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देवकी नंदन खत्री। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है, यह आपको बताना वह किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी, निजवाचक, तो निजवाचक के अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, निजवाचक में दोस्तों हमारा आ जाएगा क्या दोस्तों, निजवाचक में खुद, खुद आ जाएगा, स्वयं, स्वयं आ जाएगा, आप, ये दोस्तों निजवाचक के अंतर्गत। यहाँ पे बात की जाए वह, तो यह हमारा किसके आएगा, निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा, यह और वह। ठीक है दोस्तों, निश्चय की वह रोटी जली है। और निश्चयवाचक की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, कोई और कुछ। कुछ बात करते हैं संबंधवाचक, तो संबंधवाचक में हमारा क्या आ जाएगा, जो और दोस्तों सो, जैसा वैसा, ये संबंध में जाएंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। ऑप्शन नंबर ए भारतेंद्र युग में, ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग में, ऑप्शन नंबर सी छायावाद युग में, ऑप्शन नंबर डी छायावादोत्तर युग में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो वह हमारी कब हुई थी दोस्तों, द्विवेदी युग में हुई थी। द्विवेदी युग की अगर समय सीमा की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, 1900 से हो जाएगी दोस्तों 1922। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं दोस्तों भारतेंद्र युग की समय सीमा भी देखते चलते हैं, तो इसकी क्या आ जाती है 1868 से 1800 दोस्तों 1868 से 1900, ये किसकी हो जाती है, भारतेंद्र युग की। बात करते हैं छायावाद युग की समय सीमा, तो दोस्तों कितनी हो जाती है 1922 से 1936। छायावादोत्तर युग की बात करते हैं तो इसकी क्या आ जाती है 1936 से अब तक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हेरमम निम्नलिखित में से किसका पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी गणेश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ की अगर बात करते हैं तो हेरमम, तो ये किसका हो जाता है, गणेश जी का पर्यायवाची हो जाता है। गणेश जी के अन्य पर्यायवाचियों की बात करते हैं तो हो जाता है गजानन, लंबोदर, विनायक, एकदंत, ये किसके हो जाते हैं दोस्तों, गणेश जी के। बात करते हैं हाथी की, तो हाथी के पर्याय क्या हो जाते हैं, गज हो गया, द्विरक हो गया, कुंजर, कंजन, ये किसके हो जाते हैं, हस्ती, हाथी के। आकाश के पर्याय की बात करते हैं तो गगन, मंडल, व्योम, तारापथ, ये किसके हो जाते हैं दोस्तों, आकाश के। विष्णु के पर्यायवाची नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, मुकुंद, ये किसके हो जाते हैं दोस्तों, विष्णु जी के हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हेमरम, ये किसका हो जाता है, गणेश जी का पर्याय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, हिम तरंगणी किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे हिमतरंगणी की बात की जा रही है, तो हिमतरंगणी की बात की जाए दोस्तों किसकी जाती है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है दोस्तों, दिनकर की बात करते हैं तो दिनकर की क्या हो जाती है, उर्वशी। उर्वशी पे इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1972 में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर 3 आसन्न भूत, ऑप्शन नंबर 4 संदिग्ध भूत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है मैं खाना खा चुका हूँ, कार्य पूरा हो चुका है और दोस्तों कब हुआ है, बीते हुए काल में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर ए राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन नंबर बी मदन से अब सहा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर 3 हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन नंबर 4 चाकू से फल काटो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों हिमालय से क्या निकलती है, गंगा,
अपादान में क्या होता है, जब कोई अलगाव की स्थिति होती है, कोई दूर हो रहा हो किसी से, तो वहां पे अपादान होता है। बाकी दोस्तों राम ने रावण को तीर से मारा, तीर एक दोस्तों क्या हो गया, साधन हो गया। यहाँ पे साधन की बात की जा रही है, वहां पे हमारा क्या जाएगा, करण कारक। और दोस्तों मदन से अब सहा नहीं जाता, तो दोस्तों ये भी हमारा क्या जाएगा, करण कारक हो जाएगा। चाकू से फल काटो, चाकू एक क्या है दोस्तों, साधन है, तो इसमें भी हमारा क्या जाएगा, कर्ण कारक। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 शब्द, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 3 स्वर, ऑप्शन नंबर 4 वर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों शब्द किसे कहते, वर्ण कहते किसे, ये जान लेते हैं। वर्ण दोस्तों के भाषा के ध्वनि की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। व्यंजन की बात करते हैं, क से लेकर ज्ञ तक हमारे क्या व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्वर की बात करते हैं, स्वर हमारे क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले को स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 विशेषण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। क्या विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। छात्र का बहुवचन है, ऑप्शन नंबर 1 छात्रों, ऑप्शन नंबर बी 3 छात्राएं, ऑप्शन नंबर 2 छात्र, ऑप्शन नंबर 4 छात्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 छात्रों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर 3 योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 उदाहरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हमारा क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, उदाहरण चिन्ह, तो उदाहरण चिन्ह हमारा कैसा होता है, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, उदाहरण चिन्ह होता है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। अगर बात करते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो वह हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाता है, विस्मयाद। दोस्तों बात करते हैं किसकी, अल्प विराम चिन्ह की, तो अल्प विराम चिन्ह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यह जो होता है ये इस प्रकार का, ये हमारा क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सा किस प्रकार का वर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर बी कंठ है, ऑप्शन नंबर सी तालव्य, ऑप्शन नंबर डी दंत है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह है आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं तो यह हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तालव्य हो जाएगा। कौन कौन से तालव्य होते हैं दोस्तों, एक तो हमारा सा हो जाता है और या, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, तालव्य। दंते की बात करते हैं तो दंते में हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, ता वर्ग आ जाता है। बात करते हैं कंठे की, तो कंठे में हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, का वर्ग। और मूर्धन्य की बात करते हैं तो मूर्धन्य में हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, सा आ जाता है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पवन में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए अयादि संधि, ऑप्शन नंबर बी यण संधि, ऑप्शन नंबर 3 सी गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि संधि। दोस्तों पवन की बात की जाए तो पवन में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या आ जाएगा, पौधन अन, ये इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, संधि विच्छेद। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की बात की जा रही है तो राज्यपाल में हमारी कौन सी संज्ञा आ जाएगी दोस्तों, जातिवाचक हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, ऑप्शन नंबर सी रोला, ऑप्शन नंबर डी सोरठ है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, चौपाई कहते हैं उसे। हम क्या कहेंगे दोस्तों, चौपाई। चौपाई जो है इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई की बात की जाए इसमें चरण कितने होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये हमारा कैसा है, मात्रिक समछंद है। ठीक है दोस्तों, रोला की बात करते हैं, हमारा मात्रिक सममात्रिक छंद है। इसमें दोस्तों विषम में 11 मात्राएं होती है, सब में 13 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं होती हैं रोला में। सोरठा की बात की जाए तो सोरठा में दोस्तों हमारा क्या होता है, सोरठा में ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम में 11 मात्राएं होती हैं और सब में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें सोरठा में चरण की बात की जाए तो 6 होते हैं। दोहा की बात करते हैं, दोहा जो हमारा है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, विषम में 13 होते हैं और सब में 11। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। हंसना कैसी क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों। सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अगर दोस्तों क्या प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो दोस्तों भाई हमारी क्या आ जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की बात की जाए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए, जहां कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराए तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी अकर्मक क्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अनुपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर ए अनु, ऑप्शन नंबर बी अन, ऑप्शन नंबर सी आ, ऑप्शन नंबर डी अनु। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 के दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी अन। ये हमारा क्या है दोस्तों, इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के और अंग्रेजी के। वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तुम्हें अब क्या करना है, यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, क्या तुम्हें अब क्या करना है, क्या दोस्तों क्या प्रश्न ही तो किया जा रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। इसी के साथ अर्थ के आधार पर दोस्तों अगर बात करते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों की बात करते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने, 8। अब वाक्य और दोस्तों वाक्य के भेद की बात की जाए तो दोस्तों कितने होते हैं, 2, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए अनधिकार, ऑप्शन नंबर बी मैथिली, ऑप्शन नंबर सी वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी कवित्री। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे शुद्ध शब्द की बात की जा रही है तो अनधिकार हमारा है, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। मैथिली की बात की जाए, मैथिली की शुद्ध वर्तनी क्या आ जाएगी दोस्तों, मैथिली की शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी। वाहिनी की अगर बात की जाए शुद्ध वर्तनी की तो वाहिनी की क्या आ जाएगा दोस्तों, वाहिनी। बात करते हैं कवित्री, तो कवित्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसका शुद्ध रूप क्या आ जाएगा, कव, और दोस्तों क्या आ जाएगा, यित्री। ये इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मृगावती किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर ए कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी जायसी, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बात करते हैं जायसी की रचना है तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये किसकी हो जाती है दोस्तों, जायसी की हो जाती है।
यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।